हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। मैं शेखर सर आप लोग को आज जैक के द्वारा पब्लिश किया हुआ मॉडल पेपर अकाउंटेंसी का एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये मॉडल पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का आने वाला है आपका एग्जामिनेशन में, और कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। कम समय में आप उसको घर में भी सॉल्व करके देख सकते हैं टाइमर लगा के। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैक का जो क्वेश्चन पेपर अपलोड हुआ है आज, मॉडल पेपर, ठीक है, अकाउंटेंसी का, जिसका फर्स्ट हाफ में जो पेपर होने वाला है वो 40 नंबर का MCQ, जिसको आप लोग को सॉल्व करके आज मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन का समान निर्देश है कि कुल आपका जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 40 क्वेश्चन आएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है आपको, और गलत उत्तर के लिए कोई अंक आपको डिडक्ट नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। तो प्रश्न संख्या 40 में से पहला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से कौन सा लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है, लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। तो ऑप्शन है महाविद्यालय, खेलकूद क्लब, मारुति उद्योग और हॉस्पिटल। तो इसका आंसर होगा मारुति उद्योग, ठीक है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी सभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो मारुति उद्योग इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, जैक एकेडमिक काउंसिल इज ए ऑप्शन है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बोथ और नन ऑफ दिस। तो जैक जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है वो ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है, इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मिनिमम पार्टनर ऑफ द पार्टनर इज कैन बी, मतलब कम से कम एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की संख्या अधिकतम हो सकती है। देखिए, हिंदी में अधिकतम है और इंग्लिश में मिनिमम है, दोनों में कुछ अंतर है क्वेश्चन में, बट ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन होना चाहिए, इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी, इसका 2 होता है जो आंसर में नहीं है, तो ये अधिकतम वाला सही होगा। हिंदी क्वेश्चन सही है और उसका उत्तर होगा 50। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट होता है, जो इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन में है, पिछले 3 वर्षों के लाभ थे 6,000, 13,000 और 18,000। ख्याति मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर होगा, ठीक है। इसको तो सॉल्व करके बताना होगा। तो 3 वर्ष का लाभ दिया हुआ है, 6,000, 13,000, 8,000। तो इसको आप ऐड कर लीजिए। सॉरी 27,000 टोटल प्रॉफिट हुआ। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 27,000 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू
9,000 और गुडविल इक्वल टू 9,000 इंटू 2 परचेजिंग ईयर है, तो ये हो जाएगा आपका 18,000। दैट मीन्स 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी 18,000। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इनकम। ऑप्शन तो है एक्सपेंस, लॉस, इनकम और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनका आंसर होगा इनकम। ठीक है, 7 का सी। 8वां नंबर क्वेश्चन है X and Y share profit in the ratio of 2:3. Now they decide to share profit equally. In which partners will sacrifice and in which ratio? आपसे पूछा गया है कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और किस रेशियो में वो सेक्रीफाइस करेगा। तो इसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। 2 पार्टनर है, X है और Y है। X का ओल्ड रेशियो है आपका 2:3 एंड न्यू रेशियो आपका 1:1। ये ओल्ड है, ये न्यू है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस न्यू रेशियो है 1/2। इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो 10 आएगा और 5 के टेबल में 10 2 बार में आता है तो 4 माइनस और ये 5 माइनस 10। और ये तो हो गया x का। और y का क्या होगा 3/5 माइनस 1/2 दैट इज एलसीएम होगा 10। 5 का टेबल में 10 2 बार में आता है, 3 दूनी 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/10। ये गेन था, ये सेक्रीफाइस है। y सेक्रीफाइस करेगा 1/10 में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी, y इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 1/10। ठीक है, सी आंसर होगा। 9 का क्या है गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो जो कैलकुलेट करना होता है वो कहाँ कैलकुलेट करते हैं? एट द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। तो भाई गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट के टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 9 का बी। 10 का क्वेश्चन है A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:4. They admit C for 1/5 share of profit. What will be the sacrificing ratio of A and B? इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा, जिसमें A और B 2 पार्टनर है। A और B 2 पार्टनर है और A और B का ओल्ड रेशियो जो है 5:4 है। और हु इज द न्यू पार्टनर? न्यू पार्टनर C है, जिसका न्यू रेशियो C इज एडमिटेड फॉर 1/5 के लिए वो पार्टनर बनेगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द शेयरिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A एंड B। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला है A का ओल्ड रेशियो होगा 5/9 माइनस 1/5, माइनस नहीं यहाँ इंटू करेंगे तो होगा 5/45 और B का होगा 4/9 इंटू 1/5 इक्वल टू 4/45। तो ये लोग का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 5:4। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है A में 4:5, B में 5:4। तो 10 का होगा 5:4। ठीक है, 5:4। 11 क्वेश्चन नंबर 11 ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर नए साझेदार के प्रवेश पर ओल्ड फर्म डिसॉल्व हो जाता है।
या ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिसॉल्व। और फोर्थ ऑप्शन है नन, नाइदर फर्म नॉर पार्टनरशिप डिसॉल्व। तो इसका आंसर होगा बी। जब कोई पार्टनरशिप में नया साझेदार आता है तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा 11 का बी। 12 नंबर क्वेश्चन में है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 5:3:2। ए रिटायर्ड, ठीक है, ए बी सी में ए रिटायर्ड हो जा रहा है। फाइंड द गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए भी हम लोग को क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। 12 नंबर, ए बी सी 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर का ओल्ड रेशियो है 5:3:2। ए इज रिटायरिंग पार्टनर। फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो। तो ए का शेयर कौन कौन लेगा, बी और सी लेगा, कोई कंडीशन नहीं है किस रेशियो में लेगा, इसलिए कोई कंडीशन नहीं है कि किस रेशियो में लेगा, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ओल्ड रेशियो में ये लोग गेन करेगा। 3:2, 12 का आंसर होगा 3:2, दैट इज ए, 12 का ए। 13 नंबर क्वेश्चन में है द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग आर एस टी where 2:2:1 the new profit sharing ratio for after S retirement is 3:2 the gaining ratio। इसमें कंडीशन है, तो आपको इसमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। 13 का आर एस टी 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो जो होगा वो 2:2:1 है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया गया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एस अगर रिटायर करता है तो ओल्ड जो रिमेनिंग पार्टनर होगा उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2। तो आपसे पूछा गया है कि गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करना होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो सबसे पहले आर का न्यू रेशियो क्या है, 3/5 माइनस आर का ओल्ड होगा 2/5, तो 5 एलसीएम होगा, 3 - 2 = 1/5। और ये तो हो गया आर का, एस तो रिटायर हो रहा है, टी का क्या होगा, टी का होगा न्यू रेशियो 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो 1/5, तो 5 एलसीएम होगा और 2 - 1 = 1/5, तो 1:1। तो 13 का जो आंसर होगा वो सी होगा, 1:1, ठीक है। 14, हाउ इज गुडविल रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल का जो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग वो कैसे करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से राइट आंसर होगा सी नंबर, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर को इसलिए डेबिट करते हैं क्योंकि जो गेन करता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ता है, बढ़ने वाला होता है या बढ़ जाता है रिटायर पार्टनर के रेशियो के कारण, तो उनका कैपिटल से गुडविल का पैसा डिडक्ट किया जाता है और गेनिंग पार्टनर को, सॉरी जो रिटायर पार्टनर है उसको गुडविल का पैसा दिया जाता है। तो रिटायर पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, बढ़ाना है, इसलिए क्रेडिट होगा। तो 14 का आंसर होगा सी। 15 में है हाउ इज गेनिंग रेशियो कैलकुलेट। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं भैया, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना पड़ता है, इसलिए 15 का आंसर होगा बी। 16, क्वेश्चन नंबर 16, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर इन अ फर्म फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू। साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है, किसके थ्रू होता है, अंतिम भुगतान होता है एग्जीक्यूटर के थ्रू। जो डेथ पार्टनर होता है उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है
उनको हम लोगों ने पेमेंट कर देना होता है। तो आंसर होगा 16 का बी। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज 17 नंबर क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। कब बनाते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, कब बनाते हैं? ये तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का जब भी होता है तब बनाते हैं। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सभी तीनों केस में बनाते हैं, इसलिए 17 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल है, चालू संपत्ति में शामिल है, क्या क्या शामिल होता है? चालू संपत्ति मतलब करेंट एसेट में क्या क्या शामिल होता है? ऑप्शन है सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, स्टॉक और ऑल ऑफ देम। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आंसर हो गया डी, 18 का डी। 19 का द आइडियल रेशियो ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है? 1:1। नहीं, 19 का आंसर होगा ए, 2:1। ओके, जो आइडियल रेशियो होता है किसी फर्म का लिक्विडिटी रेशियो 2:1 होता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इसलिए इसका आंसर होगा 20 का ए। 21 कंपनी होती है, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है कंपनी, इसलिए इसका आंसर होगा 21 का सी। 22 निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कहाँ तक सीमित है? देखिए भैया, निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी का जो मैक्सिमम मेंबर बना सकते हैं आप, वो होता है 200 अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, तो 22 का आंसर होगा डी। और 23 नंबर क्वेश्चन, शेयर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, कमीशन मिलता है, लाभ मतलब प्रॉफिट मिलता है? नहीं, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, इसलिए 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 24 द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी ऑन द विंडिंग अप ऑफ द कंपनी कॉल्ड अप, पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, विंड अप में चले जाती है, तो कंपनी अपना लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए जो कैपिटल रिजर्व करके रखती है, वही कैपिटल से कंपनी अपना लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए रिजर्व कैपिटल का कॉल अप करती है, इसलिए आंसर होगा डी, 24 का डी। 25 नंबर क्वेश्चन, ए कंपनी कैन इशूड इट्स शेयर एट अ प्रीमियम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 2013। ये जो सेक्शन है जहां आप अपने शेयर को प्रीमियम में बेच सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013। दैट मीन्स 25 नंबर का आंसर होगा सी, सेक्शन 52। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 हम लोग जब शेयर इशू करते हैं प्रीमियम में, तो हम लोग सेक्शन 52 को फॉलो करते हैं। फॉलो करके ही प्रीमियम से हम लोग शेयर बेच सकते हैं प्रीमियम के साथ। ठीक है। 26 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट होता है इन द प्लेस ऑफ द शेयर होल्डर्स। हाँ, बहुत सारे शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन करते हैं, तो सारे शेयर होल्डर्स का नाम नहीं लिख सकते हैं, तो इन द प्लेस ऑफ शेयर होल्डर वी आर यूज्ड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो आपका जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए, राइट शेयर इशूड टू। राइट शेयर किसको देते हैं? अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं किसके लिए? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए। जो पहले से शेयर होल्डर है उन्हीं को हम लोग राइट शेयर इशू करते हैं। तो 27 नंबर का आंसर होगा सी। 28 नंबर में है बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू। जब फॉरफिट हो जाता है, किसी शेयर का फॉरफिट कर लेते हैं हम लोग, तो उसका जो पैसा हम लोग के पास जमा रहता है एप्लीकेशन का या अलॉटमेंट का, तो वो पैसा हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। 28 नंबर में
कैपिटल रिजर्व दैट इज 28 का बी राइट आंसर होगा। ओके, डिवेंचर होल्डर आर द डिवेंचर होल्डर जो होता है, ऋण पत्र धारी जो होते हैं कंपनी के लेनदार होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, इसलिए 29 नंबर का आंसर होगा सी। क्योंकि डिवेंचर होल्डर कंपनी को पैसा देता है तो वो पैसा पाते हैं, जो पैसा पाते हैं कंपनी से वो कौन होता है? क्रेडिटर होता है। डिवेंचर पर ब्याज की दर होती है, डिवेंचर पर ब्याज की दर होती है फिक्स्ड रेट से। ये कोई निश्चित नहीं कि 12% होगा, 20% होगा या 15% होगा, ठीक है, फिक्स्ड रेट से होता है। तो 30 का आंसर होगा सी। डिवेंचर आर एक्सहेबिटेड अंडर द हेडिंग, किसके अंदर आता है, किस हेडिंग के अंदर आता है? डिवेंचर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, ठीक है। जो हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग लायबिलिटी साइड में होता है, करेंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है डिवेंचर, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन। तो इसका आंसर होगा 31 का सी। 32 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑन ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अगर आप कोई डिवेंचर बेचे हैं और उसका कैंसिलेशन कर रहे हैं, मतलब रिडम्पशन के लिए हम लोग कैंसिलेशन भी कर सकते हैं अपने डिवेंचर को, तो कैंसिल कर रहे हैं, अगर ओन डिवेंचर को ही आप खुद खरीद लिए और जो डिवेंचर मार्केट में था उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ प्रॉफिट हो जाता है आपको तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए 32 का आंसर होगा डी। 33 एक कंपनी के पास 2020 और 2021 के व्यापारिक प्राप्तियां क्रमशः 1 लाख और 80,000 थे। किस प्रतिशत की दर से इनमें परिवर्तन हुए हैं? देखिए इंग्लिश क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2,80,000 करने से ऑप्शन में कोई आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हिंदी वाला क्वेश्चन सही मानते हुए 20% का आपको इसमें परिवर्तन आएगा। कैसे देख लीजिए, पहले आपका जो 2020 का 1 लाख था और 2021 का 80,000 है, तो परिवर्तन कितना हुआ है? 20,000। तो 20,000 जो चेंज हुआ है वो परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे तो 1 लाख से 80,000 हुआ है ना, तो 1 लाख को ऐसे लिखेंगे तो 20% आएगा। ओके, तो 33 का आंसर होगा ए। 34 में है इन ए कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल एज्यूम टू बी इक्वल टू 100% बोलते हैं उसको, ठीक है। जो सेल होता है, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है, कहाँ पर? कॉमन साइज स्टेटमेंट जब बनाते हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बनाते हैं, मगर इनकम स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है कि जब हम लोग कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हर एक आइटम को हम लोग सेल से कंपेयर करते हैं। तो सेल को हम लोग उस समय 100% मानते हैं, क्योंकि सेल को भी कंपेयर करेंगे जब, तो सेल डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100 इक्वल टू 100% आएगा। तो इसका आंसर होगा 34 का सी। 35 डिवेंचर होल्डर रिसीव, डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए 35 का आंसर होगा बी। और 36 का लाभ हानि परिवर्तन को डैश भी कहते हैं। तो लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, बैलेंस शीट नहीं बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। इसीलिए 36 का आंसर होगा बी। 37 चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब होता है जो स्टॉक आप बेच नहीं पाए, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इन्वेंट्री में जब परिवर्तन होता है तो ये 4 ऑप्शन में से किसको बोलेंगे? ए में बोला ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सेल माइनस सेल्स रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें ए आंसर होगा। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग चेंज इन इन्वेंट्री बोलते हैं। ओके, तो 37 का आंसर होगा ए। 38 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो 38 का आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन
एक गैर रोकड़ मद नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, गैर रोकड़ मद नहीं है। इंग्लिश में क्या लिखा है वो भी पढ़ के बता देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश नॉन कैश आइटम। देखिए नॉन कैश आइटम तो यहाँ पर खाली बोलता तो सिर्फ नॉन कैश आइटम बोलता तो डिवेंचर डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सब नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। प्रोविजन फॉर बैड डेट नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, मगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं पूछा आपसे, पूछा है नॉट, आपको पूछा है नॉट अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसका आंसर होगा कैश सेल। ये नॉन कैश नहीं होता है, कैश लेते हैं, कैश तब सामान देते हैं, इसलिए 39 का होगा ए। 40 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम्स अंडर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिविडेंड को जो हम लोग पे करते हैं शेयर होल्डर को, तो जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो डिविडेंड पे करना कैसा एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है या फाइनेंस एक्टिविटी है, तो भैया ये फाइनेंस एक्टिविटी है। कैसे? 40 नंबर का आंसर होगा बी। तो ये हो गया आपका 40 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। आप कुछ आपको लगे कि सही में कुछ समझ में आ गया है, बहुत कम समय में हम कोशिश किए हैं इसको करने का, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और चैनल में अभी तक नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम अभी और अपलोड करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का हम जो भी मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करके हम अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग को समय बचे, आप लोग का समय बचे, आप लोग उसको ठीक से रीड कर सके और समझ सके। ठीक है, तो बने रहिए चैनल में। तब तक के लिए बाय बाय।